हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, हमारा आज का यह चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद के सारे पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी उसके परिभाषा से लेकर के शून्यक तक, यानी जो भी आएंगे पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उनके परिभाषा पर ध्यान देते हैं और उनके परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, यदि आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दें तो परिभाषा बिल्कुल समझ जाएंगे और जीवन भर नहीं भूलेंगे। परिभाषा हमारा यहाँ है, एक्स में बहुपद चर का यानी चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स का अऋणात्मक घात हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चर आया, फिर यहाँ पर क्या आया, अऋणात्मक आया, घात आया। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद परिभाषा बताऊंगा। चर क्या होता है? तो चर यानी वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ये चर है। यानी एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं, वाई की जगह जेड लिख सकते हैं, यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? चर। अगला अचर। अचर मतलब अ माने क्या? नहीं, चर माने वही, बदलना, यानी जिसका मान नहीं बदलता है उसे कहते हैं अचर। जैसे गिनती की संख्या हमारी क्या है? ये अचर है। हम जीरो की जगह एक, एक की जगह दो, दो की जगह तीन कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चर जिसका मान हमेशा बदलता है, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। यहाँ पर अऋणात्मक बात आई, अऋणात्मक क्योंकि परिभाषा में है। तो अऋणात्मक का अर्थ क्या होता है? जो कभी ऋणात्मक न हो। ठीक है, अ माने नहीं, अऋणात्मक मतलब क्या? माइनस में। जो कभी माइनस में न हो, यानी क्या? प्लस में होना चाहिए। कोई भी संख्या प्लस में होनी चाहिए, यानी एक, दो, तीन, चार, ऐसे प्लस में, माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक माने क्या? जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण मतलब क्या? जैसे यहाँ पर एक, दो, तीन, यानी जो गिनती की संख्या है ये पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक में माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली भी संख्या पूर्णांक में होती है, लेकिन यहाँ पर अऋणात्मक पूर्णांक पूछ रहे थे इसलिए मैंने प्लस वाली ही पूर्णांक ली। अऋणात्मक मतलब प्लस। यहाँ पर 1/2, 3/2 ये सब पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये अपूर्ण संख्या है, यानी ये परिमेय के रूप में आएंगे। अगला घात। घात मतलब क्या? जो बहुपद में, यानी जो चर के पावर होते हैं, चर के पावर, उसे हम घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पर ये इसका घात 2 हो गया। मान लिए वाई के पावर 3 लिख दिया तो इसका घात क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आई। फिर से एक बार बता दें, चर जिसका मान बदलता है, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। और ऋणात्मक मतलब प्लस वाली संख्या, और पूर्णांक मतलब जो कभी अपूर्ण न हो, यानी बटे में न हो, जो एकदम पूरा हो। घात मतलब क्या? किसी चर के पावर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर परिभाषा पर ध्यान देंगे, एकदम समझ में आ जाएगा और ऐसा समझ में आएगा कि कभी आप भूलोगे भी नहीं। क्या बता रहे हैं? एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स का अऋणात्मक घात हो। मैंने दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा आसानी से समझने के लिए कि a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट an xn के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है बहुपद कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने px और बहुपद को, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, बहुपद को px, py, pa इत्यादि से सूचित करते हैं, यानी जब सूचित करेंगे इसी तरह सूचित करेंगे। ठीक है, यानी px, py, pz जैसे हो। अब यहाँ से px बराबर मैंने यहाँ लिख दिया क्या? 2 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि a नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो मान है ये वाले, ये कभी 0 नहीं होने चाहिए। और मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या है। थोड़ी सी अभी बोल देता हूँ, ये
जैसे ये x का गुणांक है, ये x स्क्वायर का गुणांक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग परिभाषा पर आते हैं। तो पहला शर्त है कि ये 0 ना हो, और दूसरी शर्त क्या है कि चर का जो पावर है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर 1 है और इसके पावर में क्या है, 2 है। तो 1 क्या प्लस में है, बिल्कुल है। 2 क्या प्लस में है, बिल्कुल है। और ये अपूर्ण भी नहीं है, पूर्ण है, यानी ये क्या है, ये और ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस में है, यानी ये एक बहुपद है। एक और लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? चेक करते हैं। इसके पावर क्या है, पहले प्लस में है, प्लस में है कि नहीं है, और वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। मैंने क्या बताया, गिनती की संख्या जो है पूर्ण संख्या है, और इसके कोफिशिएंट जो है ये क्या है, 0 भी नहीं है। तो यही 3 शर्त देखना है कि इसके कोफिशिएंट ये वाले कभी 0 नहीं होने चाहिए, और इसके पावर माइनस में नहीं होने चाहिए, और क्या बटे में नहीं होना चाहिए, वो हमारा पूर्णांक होता है। तो देखिए इसके पावर प्लस में है, वो भी क्या बटे में भी इसके पावर नहीं है, और इसके ये गुणांक भी क्या है, 0 नहीं है। इसका अर्थ है कि ये भी एक बहुपद है। एक और मैं लिख देता हूँ, y की पावर -2 प्लस 3x क्यू प्लस, या y ही लिख देते हैं, 2x, ठीक है, 2y में लिख रहे हैं तो y ही लिख देंगे। क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर माइनस में है, ठीक है। तो कोई भी एक शर्त यदि ये फॉलो नहीं करेगा तो बहुपद नहीं होगा। और ये 3 शर्त आप समझ गए होंगे कि पावर पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक आप समझते हैं कि क्या है, यानी जो गिनती की संख्या है प्लस में हो या माइनस में, वो पूर्णांक कहलाता है। बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पूर्णांक में कैसा पूर्णांक होना चाहिए, तो प्लस वाला पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस वाला पूर्णांक होना चाहिए, और इसका गुणांक क्या होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। यही 3 शर्त है। इसके गुणांक 0 नहीं होने चाहिए, इसके पावर वाली संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए, और ना माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। और ये 3 शर्त यदि फॉलो नहीं करे तो क्या है, वो बहुपद है। यदि इन तीनों में से कोई एक भी पॉइंट फॉलो कर जाए तो बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर और ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ऋणात्मक आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे 2/y² प्लस 3, ठीक है। तो 2/y² प्लस 3, यहाँ पर लोग समझते हैं कि ये चर है, और चर का पावर क्या है, यहाँ पर प्लस में है, और वो भी क्या है, पूर्ण है। तो ये बहुपद होना चाहिए, नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 और ये ऊपर जाता है तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी पावर इसके माइनस हो जाए +3, तो पावर माइनस आ गया, तो क्या, ये बहुपद नहीं है। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे और कोई पावर एग्जाम्पल लेते हैं, 3/x³ प्लस y प्लस 4, क्या ये बहुपद है? तो चेक करते हैं। ये 3 ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर माइनस हो जाएंगे, +4। देखिए इसके पावर तो प्लस में है, बट इसके पावर क्या, माइनस में हो गया। तो मैंने क्या बताया कि उन तीन में से कोई भी एक यदि इसमें आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। जैसे √x प्लस x, क्या ये बहुपद है? तो चेक करते हैं। √x मैंने क्या, रूट मैंने क्या, इसके पावर में 1/2 प्लस x, ये बहुपद है कि नहीं है? तो चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था कि इसके पावर कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, और क्या आ गया, बटे में आ गया, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा बहुपद के गुणांक, यानी कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर a0 a1 a2 डॉट डॉट an को बहुपद a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2,
ठीक है, प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन का गुणांक कहते हैं। यानी जो हमारा ये बहुपद है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। यानी जो चर के साथ होगा, चर के साथ, वो बहुपद का गुणांक कहलाएगा। जैसे मैं कोई बहुपद लिख लेता हूँ, ठीक है, ये एक बहुपद है हमारा 3x की पावर 4 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है जो मैं बता रहा हूँ, बहुपद के गुणांक, यानी चर के साथ जिसका गुणा किया गया है उसे ही बहुपद का गुणांक कहेंगे। जैसे a0 a1 a2 इसी से ना गुणा किया गया है इस बहुपद में। तो यानी यहाँ पर ऐसे ये पूछेगा क्वेश्चन, जैसे x के पावर 4 इसका गुणांक क्या होगा? तो x के पावर 4 में गुणा किससे किया गया है? 3 से, तो इसका गुणांक क्या होगा? 3। ऐसे ही एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा? तो एक्स क्यू का गुणांक होगा 2। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? 1 है, तो इसका गुणांक हो गया 1। इसी तरह एक्स का गुणांक क्या होगा? 2। ठीक है, बात समझ में आ गई हो? जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? यानी चर के साथ जिसका गुणा होता है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे इसका गुणा इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ये उसका गुणांक है। ठीक है, अगला पॉइंट है बहुपद के पद। ठीक है, अगला पॉइंट है बहुपद के पद। यदि आप कॉपी में नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट करने के लिए आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके कर लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट, बहुपद के पद। यानी ये जो पॉइंट है a1 a0 a1 x1 a2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स एन को बहुपद, यानी a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स स्क्वायर का एक्स एन का क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर px है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो बहुपद के पद क्या होंगे? ये एक अलग पद हुआ, ये एक अलग पद हुआ और ये एक अलग पद हुआ। यानी इस बहुपद में 3 पद हो गए, ये प्रथम पद, द्वितीय पद और ये तृतीय पद। ठीक है, यानी जितने भी भाग इसमें आएंगे वो बहुपद के पद कहलाएंगे। अगर इसमें और कुछ जोड़ देते, यहाँ पर मान लीजिए शून्य ही जोड़ देते, तो ये भी एक बहुपद का पद ही होता। ठीक है, यानी इन सभी भागों को क्या कहेंगे? बहुपद का पद कहेंगे। इन परिभाषा में मैंने लिख दिया है कि ये वाले जो पॉइंट है ये सब एक बहुपद का पद है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि बहुपद के पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी, एक पदी मतलब जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया x, क्या है? एक पद है। 2x क्या है? एक पद है। ये आप मत गिनिएगा 1 2 2 पद है, नहीं, ये एक पद है। मान लिया 3x स्क्वायर क्या है? एक पद है। मान लिया 100x स्क्वायर, ये भी क्या है? एक पद है। यानी जिसमें केवल एक पद हो उसे कहेंगे एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपद बहुपद, जिसमें 2 पद है, जिसे x प्लस 1, इसमें कितने पद है? 2 पद है, तो इसे कहेंगे द्विपदी बहुपद। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 100, इसमें कितने पद है? तो इसमें भी 2 पद है, एक पद ये एक पद ये, तो ये भी क्या हो गया? द्विपद बहुपद। यानी जिसमें 2 पद है द्विपद बहुपद। आप ऐसे मत गिनिएगा 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं होता है। यानी प्लस के बाद वाले यानी एक अलग पद हो जाते हैं, तो इसमें 2 पद है। त्रिपद बहुपद, यानी जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहेंगे। जैसे मान लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने पद? 1 2 3, यानी इसमें 3 पद है, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद। ऐसे मान लीजिए 4 पदी आ जाए तो उसमें 4 पद होंगे। ठीक है,
अब एक और आता है जैसे शून्य पद बहुपद, मैंने यहाँ नहीं लिखा बट बता देते हैं, शून्य पद बहुपद, तो जिसमें केवल शून्य पद हो, क्या हो, शून्य पद हो, उसे कहेंगे शून्य पद बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा घातांक। ठीक है, यानी घातांक किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा मैंने यहाँ नोट किया है, x के महत्तम घात को बहुपद का घातांक कहते हैं। जैसे मैंने कोई यहाँ पर बहुपद लिख दिया 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो घातांक किसे कहेंगे, तो देखेंगे चर में सबसे बड़ा घात क्या है, इसका 1 है, इसका कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ 2 है, तो इन सब में 1 0 1 2 में सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होगा वही बहुपद का घातांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक और कर देते हैं 3x³ प्लस 2x², यानी इनमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो इसको क्या, इसका घातांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी बहुपद में सबसे बड़ा जो पावर होगा उसी को कहेंगे घातांक। ठीक है, अब यहाँ पर घातों के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे एक घातीय बहुपद, ठीक है, वो पद के अनुसार था और ये घात के अनुसार है। जैसे एक घातीय, अब यहाँ पर देखेंगे इसका घात क्या है, 1 है। अब यहाँ पर x+1 मैंने लिखा, देखिए ये पद के अनुसार क्या हो गए, द्विपद बहुपद हो गए, पर घात के अनुसार क्या हो गए, यहाँ पर क्या है, इसके पावर में क्या है, 1 है, तो एक घातीय बहुपद हो गया। ये बात थोड़ा सा समझने योग्य है, आप इसे थोड़ा और अच्छे से देखें। मैंने क्या बताया, घात के अनुसार, तो इसके घात देखेंगे, इसका अधिकतम पावर देखेंगे, यदि अधिकतम पावर 1 होगा तो उसको एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसके घात केवल 1 हो उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये एक घातीय, यहाँ पर मैंने एक और बहुपद लिख दिया, जैसे 2x+1। देखिए ये पद के अनुसार तो 2 पद है इसमें, तो द्विपदी बहुपद होगा, लेकिन घात के अनुसार इस चर के पावर कितने हैं, 1 है, इसलिए ये एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी जिसके अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद, यानी जिसके अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, जैसे x², ये भी द्विघातीय हो गया। यहाँ 3x² प्लस x+1, देखिए ये पद के अनुसार तो त्रिपद है, पर घात इसके अधिकतम कितने हैं, 2 है, तो घात के अनुसार ये द्विघाती बहुपद और पद के अनुसार त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो हम घात के अनुसार यहाँ पढ़ रहे हैं, तो घात को देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि इसके घात कितने हैं, और उसके अनुसार हम बताएंगे कि एक घाती है कि द्विघाती। तो इसका अधिकतम पावर 2 है, तो इसलिए द्विघाती हो गया। अब यहाँ पर एक और लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4x² प्लस 3x प्लस, अब यहीं पर रहने देते हैं। देखिए ये पद के अनुसार तो द्विपद हो गया, लेकिन घात इसका अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसलिए ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिघाती, ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद क्या होंगे, जिसके अधिकतम पावर 3 होंगे, यानी वैसे बहुपद जिसके अधिकतम पावर 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x+3, देखिए इसके अधिकतम पावर यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3, अधिकतम पावर क्या है, 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। और पद के अनुसार चले तो 1 2 3 4, 4 पद है, तो ध्यान रखेंगे पद के अनुसार और घात के अनुसार अलग अलग आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये घात के अनुसार है इसलिए त्रिघातीय, पद के अनुसार होता तो क्या, 4 पद होता। यहाँ पर ध्यान रखें कि एक और बात, जैसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यहाँ पर 2y³, देखिए ये भी त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, यानी क्या, पावर यदि अधिकतम घात 3 हो जाए तो वही त्रिघातीय बहुपद होता है। शून्य बहुपद के बारे में तो मैंने आपको बताया कि उसके क्या, वो जो कॉफिशिएंट होंगे ये हमेशा 0 होंगे, यानी उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। जब उसके गुणांक 0 हो जाएंगे तो हमेशा 0 होगा,
जैसे मान लीजिए 0x², तो ये क्या 0x² माने क्या 0, तो इसको ही कहेंगे क्या शून्य बहुपद। जिसके गुणांक हमेशा 0 हो उसको कहेंगे शून्य बहुपद। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बहुपद का मान। ठीक है, इस पर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और मैंने कई बार देखा है स्टूडेंटों को कि इस पर हमेशा उन लोग कन्फ्यूज में ही रहते हैं। क्या कन्फ्यूज में रहते हैं मैं वो क्लियर करा दूँ। क्वेश्चन में क्या होता है, बहुपद का मान पूछता है और लोग शून्य पर ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर करा दूं कि बहुपद का मान क्या होता है। जैसे ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है, और ये x का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, बहुपद का मान, चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है, जैसे कि x का मान यहाँ पर 1 दिया है, तो x की जगह हम क्या करेंगे 1 यहाँ पुटअप करेंगे। यानी जहाँ जहाँ x है यहाँ पर भी x है तो 1 पुटअप किया, यहाँ 3, यहाँ पर भी 1 और +2, और इसको मैंने सॉल्व किया 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ये -3 +2 और ये 2 अब 1 कितने हो गए 3, 3 - 3 = 0। अब इसको कहते हैं क्या बहुपद का मान। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 0 आया, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी कुछ भी आ सकता है, -2 माइनस। तो इस यानी इसको जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू यहाँ मिलता है उसको कहते हैं बहुपद का मान। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ 0 आ गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं। बट शून्यक पर यहाँ ध्यान न दें, यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान दें कि जो भी चर का मान दिया रहेगा बहुपद में रखने पर और उसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसे कहते हैं बहुपद का मान। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बहुपद का शून्य या शून्यक। यानी संख्या a, परिभाषा मैंने लिखा है यहाँ, संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa बराबर 0 हो, अर्थात बहुपद के चर के स्थान पर a का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो। यानी इसे सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ एक बहुपद है px = इतना और इसका वैल्यू दिया है, मान लीजिए x का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, यदि मैं सॉल्व करूं यानी x का वैल्यू इस px में रखूं, जैसे मान मैंने निकाला था वैसे ही सेम मान निकालूं और ये टोटल 0 हो जाए, यानी px का वैल्यू क्या मिले 0 आ जाए, तो इन x के वैल्यू को हम शून्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ p1 रखते हैं, ये 3 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2, ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 3 से इंटू करेंगे 3 -5 + 2, और ये कितने 3 या 2 कितने 5, 5 - 5 = 0। क्या आ गया, मैंने x के वैल्यू यहाँ बहुपद में रखा तो बहुपद का मान कितना आया 0। तो इस x को कहेंगे, x के वैल्यू को कहेंगे शून्यक। बात समझ में आई। यानी मान निकालने तो आप सीख गए हैं कि x के वैल्यू को उसमें रख देंगे, जो आएगा उसे मान कहेंगे। बट यदि 0 आ जाए 0, तो उस x के वैल्यू को शून्यक कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्राफ पर हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आप लोग के सामने चैप्टर के साथ आऊँगा, बहुपद जो चैप्टर है हमारा, और उस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है द्विघात बहुपद। तो उस चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज हमारा पॉइंट है कि सभी पॉइंटों को समझाना, बहुपद में जो भी पॉइंट आते हैं उन्हें समझाना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अगले पॉइंट पर। तो ग्राफ पर शून्य कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे ग्राफ की भी एक दिन चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे। ये यहाँ पर एक मैं ग्राफ ले रहा हूँ,
ये तो आपको पता है, 0 0 इसका शून्यक होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश। इस पर जैसे कोई लाइन है, अब लाइन क्या है, जैसे कोई एक रेखा आई, इसे काट कर चली गई, ऐसे काट कर चली गई, या कोई अगला पॉइंट है हमारा, ऐसे काट दी कोई रेखा, और इन दोनों में कोई पूछ रहा है कि इसमें शून्य कितने हैं, इसमें शून्य कितने हैं, तो इस पर लोग कंफ्यूज में रहते हैं। कोई कंफ्यूजन की यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई झंझट ही नहीं है। आपको देखना क्या है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हमारा यही है। अब देखना कि वो रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। अब यहाँ देखिए, एक्स अक्ष को यहाँ एक बार काट रही है, यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। कितनी बार काट रही है, तो 3 बार, तो इसका शून्यक हो गया 3। अब इसमें देखेंगे एक्स अक्ष को, यही ना एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 2 बार, तो इसका शून्यक हो जाएगा 2। ऐसे ही अगला फिगर है, मान लिया जाए ऐसे कोई फिगर दे दिया, एक्स एक्स डैश, ये एक्स को कितने बार में काटती है, 1 बार, तो इसका शून्यक क्या हो गया 1। मान लीजिए ये एक फिगर है, ये रेखा x को कितनी बार काटती है, नहीं काटती है, ये y को काटती है, इसलिए इसका शून्यक होगा 0। यानी मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे, यानी x को कोई रेखा जितनी बार काटेगी उसका शून्यक उतना होगा। एक क्वेश्चन बार बार आता है, पिछले बार भी किसी ने पूछा था पढ़ाते वक्त कि सर यदि x अक्ष को कोई रेखा छू कर चली जाए तो क्या करेंगे, शून्यक उसे कहेंगे या नहीं। तो जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है और यहाँ पर कोई रेखा छू कर चली गई है, यहाँ पर तो छू कर चली गई यानी स्पर्श तो 1 बार की, इसलिए उसका शून्यक होगा 1। ठीक है, यानी अगर उसे छू कर चली जाती है तो उसका शून्यक 1 होता है। तो ध्यान रखें, ग्राफ पर शून्य ज्ञात करने के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को वो रेखा कितनी बार काटती है, जितनी बार काटती है उसका शून्यक उतना ही बार होता है। यदि वो एक्स अक्ष को नहीं काटती है तो उसका शून्यक 0 होता है, और यदि एक्स अक्ष को वो स्पर्श करके चली जाती है तो उसका शून्यक 1 होता है। तो आइए अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है कि कभी ग्राफ में इस प्रकार के फिगर मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ फिगर आपको दिखा, देखिए ये फिगर, और पूछ दिया जाता है कि यह कौन से बहुपद है, रैखिक है, त्रिघाती है, द्विघाती है या बहुपद नहीं है। तो बहुत ही इजी तरीका है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, शायद बकवास लगे बट बहुत ही यूजफुल है। रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, यानी ये जो रेखा है क्या है, एक सरल रेखा है। तो यानी आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो, सीधी रेखा मतलब सरल रेखा मिले, तो उस ग्राफ में बहुपद क्या है, रैखिक है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट, अगर ऐसे पहचानना हो, ऐसे फिगर दे दिया गया हो और पूछा जाए कि यह किस बहुपद का ग्राफ है, तो क्या सीधी रेखा मिल रही है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ है। और यदि इस तरह कोई पूछे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, इस तरह का फिगर कोई दे दिया, इसे क्या कहते हैं, इसे वलय, परवलय कहते हैं इसे। ठीक है, ऐसे ऊपर हो या ऐसे नीचे हो, इसको उद्गोत मुखी और इसको अधोमुखी कहते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो अगर इस तरह का परवलय हमारे फिगर यानी ग्राफ में दिखता हो तो वो हमेशा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, तो ये कौन से बहुपद का निर्माण करेगा, द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद। अगर ऐसे कोई पूछे कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है। ठीक है, यह मैंने लिख दिया है, द्विघात बहुपद का आलेख
परवलय होता है। वो भी परवलय में दो तरह के उद्गतमुखी या अधोमुखी परवलय हो सकता है। तो अगर सरल रेखा प्राप्त हो तो रैखिक बहुपद, और परवलय हो वो भी उद्गतमुखी या अधोमुखी परवलय हो तो द्विघात बहुपद प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यदि टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो तो क्या होंगे। तो यदि ग्राफ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो तो वो कोई बहुपद नहीं होता है। वहां डायरेक्ट हम लिख देंगे कि कोई बहुपद, क्या कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे कि कोई बहुपद नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।